डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स वसूली की अनुमति दी। खनन कंपनियों को 1 अप्रैल 2005 से राज्यों को करना होगा चरणबद्ध टैक्स भुगतान। पंद्रह अगस्त को लाल किले में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंचायत प्रतिनिधि और किसान भाई विशेष अतिथि के रूप में होंगे शामिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल ऐप का 2.0 संस्करण लॉन्च किया। देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन करने में सक्षम है ऐप। और मौसम विभाग ने केरल के पत्तनमथिट्टा और इडुक्की में 30 वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन तक अलग अलग जगहों पर जारी रहेगी भारी बारिश। और आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने खनन कंपनियों पर टैक्स के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि राज्य 1 अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और खनिज युक्त भूमि पर टैक्स पर पिछले बकाया की वसूली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकाया राशि का भुगतान खनन कंपनियों और केंद्र द्वारा 12 वर्षों में अलग अलग किस्तों में किया जा सकता है। हालांकि फैसले में पिछले बकाया पर ब्याज और जुर्माना रद्द कर दिया गया है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बकाया उपकर का कुल अनुमान लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है और अकेले PSU पर इसका प्रभाव लगभग 60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। 15 अगस्त को लाल किले में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पंचायत प्रतिनिधि और किसान भाई विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निमंत्रण पत्र पर स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम देखने के लिए किसान भाई भोपाल से दिल्ली आ रहे हैं। किसानों ने स्टेशन पर मोदी है तो मुमकिन है, भारत माता की जय और मामा ने बुलाया है के नारे लगाए हैं। इस दौरान किसानों में PM मोदी के भाषण को लेकर बेहद उत्सुकता देखी गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग CWUC द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया। यह ऐप देश भर में बाढ़ की स्थिति का व्यापक और विस्तृत अवलोकन करने में सक्षम है। CWC ने इससे पहले बीते साल 17 अगस्त को इस मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया था। पहले संस्करण में 200 स्तर के पूर्वानुमान स्टेशनों पर बाढ़ के पूर्वानुमानों की जानकारी प्रदान की गई थी। ऐप का संस्करण 2.0 अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी केंद्रों से संबंधित वर्तमान जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ ही निगरानी केंद्रों की कुल संख्या 592 हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबी मुक्त गांव हमारे प्रधानमंत्री का सपना और संकल्प है। केंद्रीय मंत्री तेलंगाना के राजेंद्र नगर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की 66वीं आम परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास का मतलब है गांव में अच्छे स्कूल, अच्छे पंचायत भवन, अच्छे सामुदायिक भवन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। इसलिए बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों के सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है।
देश भर में 10 करोड़ बहनें आजीविका मिशन से जुड़ी हैं। बहनों ने न सिर्फ अपना जीवन बदला है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई है। यह सिर्फ भारत भर में महिलाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के कारण ही संभव हो पाया है। वे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया है कि अभी 1 करोड़ लखपति दीदी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी हैं। हम गांवों तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 109 नई फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, जो देश के कृषि क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है। इन किस्मों में राजस्थान के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा विकसित सौंफ की किस्म RF 290 भी शामिल है। RF 290 क्लाइमेट रेजिलेंट, रोग प्रतिरोधी और अधिक तेल वाली एक किस्म है, जिसकी उपज क्षमता करीब 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके अधिक उपज के कारण इसका लाभ राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। बड़ी सौभाग्य की बात है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सौंफ की एक किस्म RF 290, इस किस्म को भी उन 109 वैरायटीज में सम्मिलित किया गया है और ये किस्म गोल्ड सीडेड है। यील्ड भी इसकी बहुत अच्छी खासी है और अवधि जो है 140 से 150 दिन के अंतर्गत आती है। और सबसे जो अच्छी बात है इस वैरायटी की ये है कि ये वैरायटी जो एक इसमें बीमारी आती है रेमलेरिया ब्लाइट, उसके प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता है। और निश्चित रूप से राजस्थान राज्य गुजरात के बाद दूसरा राज्य है सौंफ उत्पादन में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वैरायटी निश्चित रूप से फार्मर्स के फील्ड पे बहुत अच्छा अपना प्रभाव और अपना जो है ना रिजल्ट्स देगी। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता सोने से कम नहीं है। वे तपती धूप में कड़ी मेहनत कर इस हरे सोने का संग्रहण करते हैं और इसके एवज में मिलने वाले पारिश्रमिक से कई जरूरतों की पूर्ति करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से ये स्पेशल रिपोर्ट। हरा सोना बेचकर मालामाल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण। आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना ला रहा है खुशियाँ। हरा सोना बदल रहा है वनवासियों का जीवन। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वनवासियों के आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ते के प्रति मानक बोरे में हुई 1500 रुपए की बढ़ोतरी। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हैं 12 लाख से अधिक ग्रामीण। तपती धूप में कड़ी मेहनत कर हरे सोने का संग्रहण करते हैं वनवासी। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना खुशियां ला रहा है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना खुशियां ला रहा है। तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है। छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता की पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में अच्छी मांग है। राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के समय तेंदुपत्ता के एवज में 4000 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था, जो अब भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार में 5500 रुपए की दर पर दिया जा रहा है। जो गरीबों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है, उसका कीमत 4000 रुपया प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं और उनका एक एक पत्ता खरीदे हैं। छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ते की विदेशों में भी मांग बढ़ रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे कई मुल्कों में भारत से तेंदुपत्ता भेजा जा रहा है। मौजूदा समय में तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य स्रोत बन चुका है। पहले जहां वनवासी बेरोजगार रहते थे, वहीं अब इसी तेंदुपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें भरपूर पारिश्रमिक देता है। सीजन 2024 में बस्तर के 36,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा पारिश्रमिक राशि का भुगतान हुआ है। तेंदुपत्ता माँ सब तोड़े अभी जो मिले ना ये साल सबसे ज्यादा रेट में। धन्यवाद, हमारे पत्ता का रेट बढ़ा है। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता की खेती में छत्तीसगढ़ राज्य को अव्वल माना जाता है और इस पत्ते का सबसे ज्यादा उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है।
तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है। यही वजह है कि इस बढ़ती मांग को लेकर सरकार ने आदिवासियों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरों की दर से वृद्धि खुशियां जगा दी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दी गई गारंटी को पूरा कर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का एक नया रास्ता तैयार किया है। देखिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कवायद। साल में 12,000 रुपए छत्तीसगढ़ की हर महिला के खाते में डालती है सरकार। हर महीने 1,000 रुपए महिला के खाते में डालती है राज्य सरकार। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। योजना से बढ़ा है महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। योजना से छत्तीसगढ़ की 70 लाख विवाहित महिलाओं को हो रहा है लाभ। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। खासकर गरीब, मध्य और निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को इस योजना से मिलने वाली राशि से राहत मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए की धनराशि हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे महिलाओं की न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि उन्हें आर्थिक संबल भी मिलेगा। 8 महीनों में मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार बहुत सार्थक कदम उठाई है और कई वादा हम लोगों ने पूरा किए हैं। 70 लाख से ज़्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी वंदन योजना में प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा और आर्थिक तरक्की में बराबरी का मौका मिल सके, जिससे वो सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी है। महतारी वंदन योजना के लिए बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। महिलाओं का कहना है कि इस योजना से उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया है। महतारी वंदन योजना ला आते ही शुरू करी 4 किस्त मिल चुके हैं। महतारी योजना के 1,000 मिलते, तेल दवाई पानी लगाथो और कबू कबू बेटी मान ला देथो। सिलाई के जो जरूरत के सामान खरीदथो ओकर से मोर बहुत फायदा है। आज हमारे पास पैसा आते तो हम बहुत खुश हैं। हमारे जो भी काम अटके रहते हम पूरा कर लेते हैं, किसी को पर आश्रित रहने लागे। महतारी वंदन योजना की लोकप्रियता शहरों के साथ साथ गांवों में भी दिख रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना से राज्य की 70 लाख विवाहित महिलाओं को इसका लाभ 6 माह से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं में महतारी वंदन योजना को लेकर अपार उत्साह देखा जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की आधी आबादी की आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बादलों के झमाझम बरसने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में जयपुर मौसम केंद्र द्वारा भरतपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय मौसम विभाग ने 19 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के एर्नाकुलम और त्रिशूर में एवं गुरुवार को इडुक्की में अत्यधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथनमथिट्टा में तेज हवा भी चल सकती है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में।
इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो मंगलवार को गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नरवाल, जोधपुर और लुधियाना मंडी में नरमी रही, जबकि सूरत मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 12 अगस्त को टमाटर का भाव था 2500 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 2500 रुपए पर हुए, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 2200 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2500 रुपए हुए। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते सोमवार को टमाटर का भाव था 3900 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 3800 रुपए पर आ गया। बात पंजाब की करें तो यहां की लुधियाना मंडी में 12 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3500 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव 500 रुपए लुढ़क कर 3000 रुपए पर जा पहुंचे। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में 12 अगस्त को टमाटर का भाव था 4200 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4000 रुपए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो मंगलवार को राजकोट मंडी में उड़द के भाव में तेजी रही। वहीं रायबरेली मंडी में भाव नरम रहे, जबकि दाहोद, बहराइच और सफदरगंज मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक मार्कनेट के अनुमान गुजरात की राजकोट मंडी में 12 अगस्त को उड़द का भाव था 8600 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 180 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8780 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 अगस्त को उड़द 7000 रुपए पर बिकी है। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 12 अगस्त को उड़द का भाव था 9200 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 9200 रुपए पर ही टिके रहे। वहीं रायबरेली मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 अगस्त को उड़द का भाव था 8985 रुपए। 13 अगस्त को इसके सौदे 5 रुपए लुढ़क कर 8980 रुपए पर पहुंच गए। सफदरगंज मंडी में बीते सोमवार को उड़द 8950 रुपए पर बिका, जबकि मंगलवार को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8950 रुपए पर ही बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
छत्तीसगढ़ में बागानों और सब्जियों के खेत में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ बारिश की संभावना को देखते हुए लौकी और अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की लताओं को सहारा देने का काम करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि वो अदरक और हल्दी की फसल में मल्चिंग का काम करें। जिमीकंद और अरबी जैसी सब्जियों की फसल में भी मल्चिंग जरूरी है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी, मक्का और जूट के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। यहाँ के किसान बागानों से भी बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। झारखंड के किसान साफ मौसम के दौरान बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करने का काम करें। झारखंड में फूल गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीफ की सब्जियां बोने की तैयारी करें। यहाँ के किसान खीरा, लौकी, भिंडी, चौलाई और मूली की बुवाई का काम कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फूल गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए अरहर की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। बुंदेलखंड में सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सब हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर के अमृत उद्यान में भ्रमण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आम नागरिकों के लिए प्रवेश स्लिप का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने निवास स्थल पर तिरंगा लहराकर इस अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज की। हिमाचल की राजधानी शिमला में देशभक्ति और लोक संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। देश में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान में शिमला भी रंगारंग नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद सक्रिय हुई आजमगढ़ जिले की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापा मारकर 12 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 18 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के ठिकानों से पुलिस को 38 लाख रुपए नकद मिले। इसके साथ ही 23 BGL बैरल राउंड लॉन्चर और 13 डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है।
लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभाजन की विभीषिका के आंदोलन को लेकर पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक पैदल मौन मार्च भी किया। सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती और अंतरिम जमानत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति के चेयरमैन वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल बनाए गए हैं। समिति को अगले सत्र के पहले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आलमगंज के बजरंगपुरी की है। अजय शाह को उनके घर के पास गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा के अस्सार इलाके में मंगलवार शाम मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मुठभेड़ के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जंगल में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। त्याग, समर्पण और बलिदान,